पिछले वर्ष का फिजिक्स का पेपर आप लोगों के सामने है। बच्चों कुछ पार्ट इसमें से सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सॉल्व क्या करना है, क्या डिराइव करना है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखेंगे। और शुरू करते हैं। ये 2023 का भौतिक विज्ञान का पेपर है बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है 346 BS। ये बांदा जिले में पूछा गया है, यहाँ मुहर लगी है केंद्र व्यवस्थापक की, बांदा जिले में पूछा गया है। शुरू करते हैं बच्चों एक तरफ से क्वेश्चन पेपर को। बच्चों पहला क्वेश्चन है कि चांदी का परावैद्युतांक K का मान कितना होता है। बच्चों हमने बताया था आपको, निर्वात के लिए वैल्यू होती है या वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है। धातुओं के लिए इसकी वैल्यू अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। और हमको पता है बच्चों कि चांदी जो है वो मेटल है, धातु है, इसलिए इसका 4th वाला ऑप्शन सही होगा। ये ख वाले में पूछा है एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादातर पार्ट बाहर कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल डायोड, वो भी पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। और इसके बाद उसमें डायोड एज अ रेक्टिफायर पूछा गया है दिष्टकारी के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। बस केवल इतना सिलेबस में, और कुछ भी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो दिस पार्ट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर इज आउट ऑफ सिलेबस। तो ये वाला क्वेश्चन हटाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण के मान समान हो। कह रहा है बच्चों की पतला प्रिज्म है, पतले प्रिज्म के लिए हमने फॉर्मूला आपको बता रखा था, डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू a। और कह रहा है कि a का मान विचलन कोण के बराबर है। दिस गिव्स क्या हो जाएगी वैल्यू बच्चों, a बराबर n-1 इंटू a से एक कैंसिल आउट होगा। पूछ रहा है कि n-1 बराबर 1, दिस गिव्स n बराबर 2। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण 4 1H1 और 2He4। 4H1 दिया हुआ है बच्चों, प्रोटॉन जुड़ता है, हीलियम बन रहा है, इसका मतलब कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। मूल कण किसको बोलते हैं बच्चों? जो अपने आप स्वतः बना होता है, वो किसी से मिलकर बना नहीं होता है। तो पॉजिट्रॉन स्वतः है, इलेक्ट्रॉन स्वतः है, न्यूट्रिनो स्वतः है। ये अल्फा कण है, ये 2 प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। सो कौन सा मूल कण नहीं है? अल्फा कण मूल कण नहीं है। अगला है एसी का क्वेश्चन है, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चिमगामी होगा? तो बच्चों इसका 4th ऑप्शन सही है, जब स्रोत की आवृत्ति उसकी अनुनादी आवृत्ति से अधिक होती है तब धारा विभव से पश्चिमगामी होती है। सो इस तरह से ये ऑप्शनल क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों, आसानी से सॉल्व हुआ। अब इसके बाद सेक्शन बी का पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं बिल्कुल वही होती हैं जो कि प्रकाश की होती हैं। तो 2 विशेषताएं लिख देते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, सोच के बताओ। ये अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, इनकी चाल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। तीसरी, ये सीधी रेखा में चलती हैं। चौथी, केवल 2 पूछा है बच्चों, चलती हैं। निर्वात में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो जो प्रकाश के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, कोई से भी 2 लिख देंगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। कह रहा है कि देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। बेटा देहली आवृत्ति के बारे में हमको पता है, जब किसी धातु पर
उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलने लगते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश निकलने लगता है उसको देहली आवृत्ति बोलते हैं, न्यू नॉट से लिखते हैं। और न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है, इसी को बोलते हैं बच्चों देहली तरंग दैर्ध्य। तो सीधे न्यू नॉट का उल्टा डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या? आप वह आपतित प्रकाश जिसके लिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है उसको देहली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। बच्चों ये ग वाला पार्ट कह रहा है कि n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों जब माध्यम और लेंस दोनों के अपवर्तनांक सेम होते हैं उस स्थिति में फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी और प्रकृति समतल प्लेट की तरह हो जाएगी। तो समतल प्लेट की ये केस सेकेंड है बच्चा। जब हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला को जब एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से लेंस के अपवर्तनांक और माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंडेंस होती है, तब इस समय इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रकृति समतल कांच की भांति हो जाएगी, समतल कांच की प्लेट की भांति, और फोकस दूरी इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पूछ दिया, सो इसको छोड़ देंगे। ये बहुत ही आसान है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक होगा बेटा तो इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। सो वेरी सिंपल, 7 प्रोटॉन इसमें पाए जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, 7 प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। और Q बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू E, n की जगह पे 7 और चार्ज आप प्रोटॉन रख देंगे आसानी से 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19, और Q की वैल्यू निकल जाएगी 16 सत्ते 112, एक अंक पे दशमलव, तो 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस वन। सो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये एक नंबर के क्वेश्चंस का पूरा पार्ट रहा। हाँ, एक और पार्ट छूट गया बच्चों, ये 1 हेनरी प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा होगा E बराबर LdI/dt। अब L बराबर हो जाएगा E/dI/dt। अगर E बराबर 1 कर दें, 1 वोल्ट, और dI/dt की वैल्यू भी 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें, तो L की वैल्यू 1 हेनरी हो जाएगी। दैट मीन्स डेफिनेशन क्या हो जाएगा? यदि किसी प्रेरक में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तथा उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो जाए, तो प्रेरकत्व का स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरक का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी हो जाता है। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। बच्चों ये 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है त्रिज्या के लिए mv/qb, ठीक है। इसमें ऊर्जा की वैल्यू दे दिया है जी, तो क्या करेंगे, इसको पहले mv को p में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज p/qb, और हमको पता है बच्चों की p² बराबर होता है 2mk, या p बराबर हो जाएगा √2mk। सो r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √2mk/qb। कह रहा इलेक्ट्रॉन है तो
इस क्यूबी की जगह पे क्यू की जगह पे ई लिख देंगे आसानी से। ई की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखा है तो के की जगह पे 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी की वैल्यू दे रखा है 9 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र है, वृत्ताकार मार्ग पूछा, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पूछ रहा है, यम की वैल्यू पता है, मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सारी वैल्यूज पता है, रेडियस की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ये बहुत ही फेमस डेरिवेशन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है, रख दिया जाता है बस पॉजिटिव चार्ज, तो v वेलोसिटी से मोशन करना शुरू कर देता है। पूछ रहा कि इसके द्वारा जो वेलोसिटी गेन की जाएगी वो क्या होगी। यहाँ u बराबर 0 हो जाएगा, रेस्ट से शुरू हो जाएगा, विरामावस्था से शुरू करने के लिए बोला है। ऑफकोर्स इस पर फोर्स लगेगा, F बराबर Q × E, और E को Q × E ये फोर्स हो गया, और दिस इज M × A। तो QE की वैल्यू मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, A की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, तो QE/m हो जाएगा। और फिर वेलोसिटी निकालना है बच्चों, कितनी दूरी तय कर रहा है, d दूरी तय कर रहा है, तो v² = u² + 2ad, यस की जगह पे d कर लेंगे बच्चों, और u की वैल्यू 0 रखना है, इसलिए v² बराबर हो जाएगा 2ad, या v बराबर हो जाएगा √2ad, या v बराबर हो जाएगा √2। a की जगह पे लिख सकते हैं QE/m एंड इंटू डी, और यही प्रूफ करना था बच्चों। तो बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, 2 नंबर का हो जाएगा। फिर कह रहा है बच्चा कि एक दूरदर्शी, ग वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणें से समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी इतनी हो जाती है। नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी मतलब FO और FE के बीच की दूरी दिया है, दोनों लेंस की फोकस दूरियां पूछ रहा है। आसान सा फॉर्मूला है, FO/FE को m कहते हैं बच्चों, और इसकी वैल्यू लिया है 9। और दूसरा FO + FE बराबर L होता है, L मैक्स होता है, और FO + FE की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 2 डेटा दिया गया है, FO/FE और FO + FE, 2 अननोन क्वांटिटीज और 2 इक्वेशन, दोनों के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। FO की वैल्यू और FE की वैल्यू, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन घ वाला पार्ट है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसको ओमी प्रतिरोध, और वे जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अनोमी प्रतिरोध। अब कह रहा है कि अनोमी परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ क्या होगा। ऑफकोर्स जब अनोमी की बात कर रहा है बच्चों तो V और I का रिलेशन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, थोड़ा सा कर्व टाइप का आएगा। हमने मान लिया कि इस तरह का कर्व आ रहा है, तो बता देंगे ग्राफ क्या होगा। अब फिर बोल रहा है कि इसके लिए ग्राफ के गत्यात्मक प्रतिरोध बताइए। गत्यात्मक प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ अलग अलग पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। जो किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोध का मान बदलता रहता है तो इस तरह के प्रतिरोध को बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का मान बदलता रहता है तो इस बदलते हुए प्रतिरोध को बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। सो ये हमारा घ वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। नाभिक का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर करना है बच्चों। किसी भी एलिमेंट को ZXA लिखते हैं। 3 तरह के नाभिक हो जाएंगे इसके आधार पर, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो 3 तरह के नाभिक होते हैं और तीनों की डेफिनेशन आपको पता है आसानी से। कोई ऐसे परमाणु या ऐसा तत्व जिनके परमाणुओं में परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, हो जाएंगे समस्थानिक। समभारिक कौन से होते हैं? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक। और वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहते हैं। वेरी सिंपल। ये नॉर गेट है, दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस, सो यू कैन नॉट डिस्कस दिस वन। बेटा एसी वाला टॉपिक अभी तक हमने पढ़ाया नहीं,
फिर भी सॉल्व करते हैं बच्चा। बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान रिलेशन है। IRMS इज इक्वल टू होता है I0/√2, और जहाँ इक्वेशन होता है I का I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये रिलेशन होता है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब I0 क्या है बच्चा, यहाँ पे 3.5 है और √2 की वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.47 एम्पियर। ये हो गया वर्ग माध्य मूल पहले वाले पार्ट का मान। दूसरा करा आवर्तकाल। बच्चा कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे इससे। तो देखो I बराबर I0 की जगह पे 3.5, साइन की जगह पे साइन, ओमेगा की जगह पे 628 लिखा हुआ है बच्चों। सो ओमेगा बराबर हो जाएगा 628। अब ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t और इतना बराबर 628। t को एक तरफ करते हैं, t बराबर हो जाएगा 2π/628। 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 628। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 6.28 बटा में 628 हो जाएगा। ऊपर 100 का गुणा किया, नीचे 100 का गुणा किया, t की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻2 सेकेंड। सो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। इसके बाद पूछ रहा है बेटा कि धारा और वोल्टेज में कलांतर कितना होगा। इसका कला दिया है π/6, इसका दिया है -π/6। सो कलांतर मतलब φ1 - φ2 कर ले, यही कलांतर हो जाएगा डेल्टा फाई की वैल्यू। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू व्हाट, π/6 माइनस ऑफ -π/6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/6। ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट, मतलब π/3 हो जाएगा इसके बीच का कलांतर। कभी कभी इसको डिग्री में लिख देता है। सो π/3 को डिग्री में लिखेंगे तो 180 बटा में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। दिस विल बी द आंसर। तो ये इसका सेकेंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट दोनों सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब कह रहा है कि गामा किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा किरणों के गुण भी लगभग प्रकाश के गुण की तरह ही होते हैं। फोटान होता है एक तरह का, फोटान आपको पता ही है, प्रकाश का ही रेंज में भी ये पाया जाता है। सो गामा किरणों के गुण में बहुत ही आसान, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, पहला क्वालिटी। दूसरा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है, दूसरी क्वालिटी। ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देता है, काला कर देता है, तीसरी प्रॉपर्टी। और इसकी भेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर। अच्छा, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये प्रतिदीप्ति क्या है। मतलब किसी भी कोई ऐसा मटेरियल जिस पे लाइट जब तक पड़ती रहती है तब तक वो चमकता रहता है, उसको बोलते हैं प्रतिदीप्ति वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। प्रतिदीप्ति जो उत्पन्न हो रहा है, चमक रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है, वो चमक रहा है। स्फुरदीप्ति क्या होती है, ऐसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद भी कुछ देर तक चमकता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जो रोड पे स्टिकर्स लगे होते हैं, गाड़ियों पे स्टिकर लगे होते हैं, जब लाइट उस पर पड़ती है रात में तब वो चमकते हैं, और जब तक पड़ती रहती है केवल तभी तक चमकते हैं। जैसे ही लाइट बंद हुई, चमकना बंद। ये प्रदीप्त मटेरियल है या प्रतिदीप्ति बोलते हैं इसको, जो चमक रहा है। दूसरा स्फुरदीप्ति क्या होता है, ऐसा मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न सेट, अभी तो LED आ रहा है, इसके पहले LCD था ट्रेंड में। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, कलर्स टीवी आती थी, उसके पहले जिसमें कैथोड रेज ऑसिलोग्राफ लगा होता था, CRO बड़ी सी पीछे निकली होती थी। क्या होता है, जिंक सल्फाइड का पर्दा होता था अगवा स्क्रीन पे। जब टीवी हम ऑन करते थे तो पहले थोड़ा सा चमकता था, फिर पूरे स्क्रीन पे आता था, और जब ऑफ करते थे तो धीरे धीरे सिकुड़ करके बीच से खत्म होता था। मतलब लाइट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी कुछ सेकेंड्स तक उसमें क्या हुआ, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलते थे स्फुरदीप्ति। मोस्टली जिंक सल्फाइड होता है या बेरियम सल्फाइड होता है, ZnS या BaS, तो स्फुरदीप्ति बोलते हैं उसको। तो स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है गामा किरणें। फोटोग्राफिक प्लेट, यू नो व्हाट आई एम टेलिंग, जो पहले फोटो खिंचाता नेगेटिव होता था ना, तो जहाँ जहाँ पड़ता था वहाँ वहाँ ब्लैक हो जाता था एरिया, किसी का भी फोटो बनता था, तो वही फोटोग्राफिक प्लेट को काला करना है। और फिर हमने कहा इसकी भेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि अल्फा बीटा से भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई गामा किरणों की। थोड़ा फास्ट हो रहा है बच्चों, आप होल्ड करके धीरे धीरे इसको सुनेंगे, पॉज कर करके, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर पूछ रहा है बच्चों ना कि गामा तथा परावैगनी किरणों के में से तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है। जब EM वेव्स पढ़ाते हैं बच्चों हम, तो उसमें एक तरफ से शुरू करते हैं। पहले नंबर पर होता है रेडियो वेव,
रेडियो वेव। दूसरे नंबर पर होता है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। तीसरे नंबर पर होता है इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे। चौथे नंबर पर विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है। पांचवें नंबर पर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। चौथे नंबर पर 1 2 3 4 5, छठे नंबर पर एक्स रेज होती है और सातवें नंबर पर गामा रेज होती हैं। अब बच्चों एक चीज एकदम गांठ बांध लो, जहां जहां वेव लिखा हुआ है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, जहां जहां वेव लिखा है उसकी तरंग बहुत अधिक होती है, और जहां जहां रेज लिखा हुआ है वहां वहां आवृत्ति बहुत अधिक होती है। सो गामा तथा परावैंगनिक किरणों में से तरंग दैर्ध्य किसकी अधिक होती है? हमने कहा कि जहां वेव होगी वहां तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, और जहां रेज होगी वहां आवृत्ति ज़्यादा होगी। पूछा तरंग दैर्ध्य के बारे में बताओ। देखो ये अल्ट्रावायलेट जो है बच्चा, वो गामा रेज से ऊपर है, और ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य घट रही है और आवृत्ति बढ़ रही है। सो अल्ट्रावायलेट की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी और गामा रेज की तरंग दैर्ध्य कम होगी। सो अल्ट्रावायलेट की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, ये आंसर इसका होगा। बच्चों ये पांचवें का क है, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं? लेंस की क्षमता इतनी दी गई है, क्राउन कांच का पूर्णांक दिया है। बच्चों क्षमता दिया गया है P बराबर -2.5 डायोप्टर। फोकस दूरी आसानी से निकाल लेना, ये 100/P सेंटीमीटर में हो जाएगा। फोकस दूरी की वैल्यू हो जाएगी 100/2.5 विथ नेगेटिव साइन, एंड दिस विल बी -40 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी निकल जाएगी। अच्छा, फोकस दूरी जैसे ही निकलती है आपको फॉर्मूला बहुत आसानी से पता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला n-1 1/r1 -1/r2। थोड़ा लेंस के बारे में सोचते हैं। अवतल कह रहा है बच्चा, तो ये पहला पृष्ठ r1 की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, -r हमने मान लिया। समावतल है मतलब दोनों की रेडियस बराबर है, और r2 की वैल्यू प्लस में है, तो r2 की वैल्यू +r ले लिया हमने। एक को -r ले लिया और दूसरे को +r ले लिया यहाँ हमने। अब जैसे ही ये वैल्यूज रखेंगे इस फॉर्मूले में, हमें क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1, n की जगह दे दिया है 1.65 -1, और ये हो जाएगा -1/r, फिर माइनस आप +1/r रखेंगे तो ये भी -1/r हो जाएगा। सो 1/-40 इज इक्वल टू -0.65 इंटू 2/r और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा बच्चा। रेडियस की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, आपको जो भी रेडियस की वैल्यू आ गई आप कैलकुलेट कर लेना। फिर कह रहा बच्चा ट्रांजिस्टर क्या है? सो दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस, सो आपको डिस्कस नहीं करना है। अच्छा, LCR सर्किट में कह रहा है कि अनुनाद की आवृत्ति का सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत ही आसान होता है फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC। आवृत्ति पूछा है, कोणीय आवृत्ति नहीं पूछा, तो इसको कन्वर्ट कर लेना, n इज इक्वल टू 1/2π √1/LC। यही फॉर्मूला डिराइव करना है। बच्चों अगले क्वेश्चन पूछा है कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसको समझाइए। बोहर का परमाणु मॉडल आपको पता है, ज़्यादा इसमें बात करने की हमको ज़रूरत नहीं है, देख लीजिएगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अथवा वाला पार्ट एक दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ऊर्जा की वैल्यू दी गई है E बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, हमको फॉर्मूला पता है जी, En बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अच्छा, E की जगह पर हमने वैल्यूज ये वाली रख दिया, और n स्क्वायर की वैल्यू आसानी से पता कर लेंगे। n स्क्वायर बराबर हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई E की जगह पे लिखना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट, और माइनस से माइनस, n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 या n बराबर हो जाएगा 2। अच्छा, n बराबर 2 के लिए पूछ रहा है कोणीय संवेग क्या होगा, तो कोणीय संवेग के लिए NH/2π बोहर का कॉन्सेप्ट है। सो कोणीय संवेग हो जाएगा, n की जगह पे 2 रख देंगे तो 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल, h/π विल बी द आंसर
बहुत ही आसान है। फिर कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के पदों में ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। सीधा सा बात है, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर्मूला डिराइव करना है आपको, करते रहिएगा, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है, परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम लिखिए। तो दोनों नियम आपको पता है। पहला नियम क्या है, किसी भी परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये पहला वाला हो गया। थोड़ा सा फिगर वगैरह बना करके डिटेल लिख देना, बोल देना कि ये आवेशों के संरक्षण के नियम पर काम करता है। दूसरा पार्ट इसका लिखना होता है, किसी भी बंद परिपथ में लगे हुए सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। फिगर बनाना, उसकी डिटेल को आप डिस्कस करना। ये बहुत ही आसान अथवा वाला पार्ट करके न्यूमेरिकल है। कह रहा कि एक ही पदार्थ का बना है तो रो की वैल्यू दोनों के लिए सेम, समान द्रव्यमान का है तो एम की वैल्यू दोनों के लिए सेम, और एम बराबर होता है रो इंटू वी। इसका मतलब वी ही सबके लिए अलग होगा, और वी दोनों के अगर आपस में बराबर हैं तो A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और एरिया को आप डायमीटर में कन्वर्ट करना, आसानी से बन जाएगा। नहीं आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, सॉल्यूशन बना के भेजेंगे। कह रहा है कि लुईस डे ब्रॉगली दब तरंग की अवधारणा क्या है और इसके लिए संबंध को गतिज ऊर्जा में लिखो। बहुत ही आसान है। हमने कहा था कि प्रत्येक सूक्ष्म गतिशील कण से एक छोटी सी तरंग संबद्ध होती है, और इसी तरंग को बोलते हैं द्रव्य तरंगे या ब्रॉगली तरंगे। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। फिर कह रहा है कि फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो फॉर्मूला लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी डिराइव करते हैं बच्चों, इसको एच अपॉन पी लिख सकते हैं। और आपको पता है पी बराबर होता है के बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। दिस गिव्स पी बराबर हो जाएगा √2m के। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन √2m के। यही फॉर्मूला डिराइव करना बहुत बार पूछा गया। अच्छा, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे होने पर धारिता का सूत्र क्या होगा, ये फॉर्मूला डिराइव करना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। टी मोटाई है परावैद्युत पदार्थ की, और के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। बहुत ही आसान है, बन जाएगा। ये डिस्टेंसेस थोड़ा कम करते जाइएगा। यहाँ n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ऐसे आप पॉइंट्स बनाते चले जाइएगा। फिर कह रहा है इसमें कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। लाइन खींच लीजिएगा। जब पहले में संक्रमण होता है ऊपर के किसी से भी तो ये लाइमन बनता है, लाइमन बना। जब दूसरे वाले में ट्रांजिशन होता है तो ये बामर बनता है, तीसरे वाले में बनता है तो पास्चन बनता है, चौथे वाले में बनता है तो ब्रैकेट बनता है, पांचवें वाले में बनता है तो फुंड बनता है। हो जाएगा। ये श्रेणियाँ स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है, हमने आपको पहले ही बताया। लाइमन वाला पाया जाता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बामर वाला विजिबल रीजन में पाया जाता है, ये दिखाई देता है बच्चों, और पास्चन, ब्रैकेट और फुंड इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं। ये अच्छे से याद करना, मोस्टली पूछता है इंफ्रारेड रीजन। तो ये कंप्लीट हुआ 5 नंबर का। अगला एक और क्वेश्चन है, अथवा करके इसी का पार्ट दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, बताएंगे आप। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे का नियम क्या है, लिखाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये एलईडी पूछा हुआ है जी अथवा वाला पार्ट में। दिस इज आल्सो अगेन आउट ऑफ सिलेबस, सो इसके बारे में सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के तरंगाग्र समय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये भी सिंपल। फिर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये भी सिंपल। सो तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत देख लीजिएगा। वही द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ही लिखना है और इसी के आधार पर व्याख्या करनी है परावर्तन के नियम की। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और तरंगाग्र की डेफिनेशन कई बार लिखाया बच्चों हमने। सो दिस इज़ होल अबाउट, ये 9 क्वेश्चन तक है। आई होप चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एक काम कीजिएगा, वीडियोस थोड़ा लेंदी होने के डर से हमने बहुत ही फास्ट सॉल्व किया है, बहुत ही फास्ट सॉल्व किया है। कोशिश किया है कि ये 3 घंटे का पेपर मैं 20 से 25 मिनट के अंदर या उससे भी कम टाइम में, मतलब पूरे का एक हिंट दे दूं, एक समरी दे दूं, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दूं। आप अगर थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे तो आई थिंक अगर सॉल्व करना है तो 2 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम है, अगर आपको सारे पार्ट्स आ रहे हैं तो। या बच्चों के लेवल से बात करें तो 2.5 घंटे, इससे अधिक बिल्कुल नहीं। तो
केयरफुली आप देखिएगा। जहाँ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आएंगी, मैंने फास्ट बताया है, तो आपको करना क्या है, आप वहाँ थोड़ा पॉज करके चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर से एक बार, अगर जो भी मैटर हमने आपको दिया है पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचती रहती है।